एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम फैसिलिटीज फॉर इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स का पार्ट 2 देखेंगे। आज अब देखेंगे कि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को और क्यों क्या क्या फैसिलिटीज होती है। अभी तक हमने बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे कि एक्सपोर्ट करते टाइम या इंपोर्ट करते टाइम हमें आईईसी कोड हमारे पास होना चाहिए, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई ईडीएफ सॉफ्टेक्स फॉर्म एक होता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ये आपको बैंक को ये सबमिट करना पड़ता है, अथोराइज डीलर को ये सबमिट करना पड़ता है। आज हम देखेंगे कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को किस प्रकार के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी मेंटेन करने की सुविधा मिलती है। जो एक्सपोर्टर है वो फॉरेन करेंसी में अकाउंट अगर मेंटेन कर पाएगा तो वो उसको फायदा ही होगा कि उसको एक्सचेंज रिस्क से बच जाएगा। एक्सचेंज रेट की जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर वो डॉलर में ही अगर अकाउंट मेंटेन कर पाएगा तो। नहीं तो क्या होगा कि हर बार डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करेगा तब एक्सचेंज होगा, और रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करेगा जब उसको पेमेंट करना होगा, जब वो इंपोर्ट करेगा तो जो एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं उनको फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स को खोलने की सुविधा भी दी हुई है। पर वो किस तरीके से अलाउड है वो देख सकते हैं कि जो एक पहला टाइप का होता है ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट। एक्सपोर्टर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी। उसके अलावा पार्टिसिपेंट जो मान लो कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर आल्सो अलाउड वो टेम्पररी फॉरेन करेंसी अकाउंट। क्योंकि मान लो कि कोई ट्रेड फेयर हुआ या एग्जीबिशन हुआ, वो तो वन टाइम इवेंट है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी फॉरेन करेंसी अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसके प्रोसीड्स पर कंडीशन ये होती है कि जो भी उसके जो भी आपकी इनकम हुई फॉरेन करेंसी में उसको आपको इंडिया में रीपेट्रिएट करना है विद इन 1 मंथ ऑफ ये जो ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन क्लोज होता है उसके 1 मंथ में आपको इंडिया में रीपेट्रिएट करना है। ऐसे ही दूसरा टाइप का अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं डायमंड डॉलर अकाउंट। इसका नाम है DDA, डायमंड डॉलर अकाउंट। इसमें ये क्या होता है, जो लोग डायमंड्स में डील करते हैं, चाहे रफ डायमंड हो चाहे पॉलिश्ड डायमंड हो या डायमंड स्टडेड ज्वेलरी में डील कर रहे वाले, एज ए एक्सपोर्टर को ये अलाउड होता है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को एटलीस्ट 2 साल से वो ये काम कर रहे होते हैं चाहिए। दे शुड हैव ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 2 years, तब उनको क्या बोलते हैं वो, तब उनको डायमंड डॉलर अकाउंट होना चाहिए और उनका जो एवरेज एक्सपोर्ट होना चाहिए वो टर्नओवर होना चाहिए 3 करोड़ होना चाहिए 1 साल का, मतलब मिनिमम। ये क्या है, मिनिमम टर्नओवर है। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकता है कि डायमंड डॉलर अकाउंट कब कब खोला जा सकता है और कितने मैक्सिमम अलाउड है। 5 डायमंड डॉलर अकाउंट्स अलाउड है। तो ये जो डायमंड डॉलर अकाउंट है ये भी उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो अपनी जो भी एक्सपोर्ट्स के जो प्रोसीड्स होंगे उनको डॉलर में मेंटेन रखेंगे वहां पर, और दे कैन पे वेन एवर दे इम्पोर्ट इन ए डॉलर इटसेल्फ, तो वो एक्सचेंज रेट रिस्क से बच जाएंगे। बट ये अलाउड है ताकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ी सहूलियत रहे। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये है फैसिलिटीज। ऐसे ही थर्ड टाइप का अकाउंट होता है EFC, दैट इज एक्सपोर्ट अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। एक्सपोर्ट अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट मतलब ये EFC यहाँ से आया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी रेजिडेंट इंडियन, नो NRI नहीं खोल सकते हैं, वो खोल सकते हैं EFC अकाउंट अगर वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, एक्सपोर्ट उसको अर्न हो रही है। एक्सपोर्टर अर्नर मतलब जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए वो खोल सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के लिए, क्योंकि नाम ही कहाँ है इसका, एक्सपोर्ट अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इसका नाम है। ये एक टाइप का करंट अकाउंट होता है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको जो भी प्रोसीड्स आएंगी, जो फॉरेन करेंसी आएगी, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद इन लास्ट डेट ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर मंथ। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 15 नवंबर 2020 को अगर कोई भी डॉलर आपका रिसीव हुआ तो 30 दिसंबर 2020 तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी अगला महीना है उसकी लास्ट डेट तक
चाहे 15th को मिले, चाहे 17th को मिले, या चाहे 30th/11/2020 को मिले, उन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, 31/2020 तक रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर मान लो 1 दिसंबर को मिला, 1 दिसंबर 2020 को, तो उसको अगला कैलेंडर मंथ होगा 31 जनवरी 2020 को, अगले कैलेंडर मंथ का लास्ट डेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस की तरफ, जो कि हमारा इसका पर्पज यही है कि टू प्रमोट एक्सपोर्ट। हमारे कंट्री में हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कम करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा, उससे हमारी करेंसी, हमारी जो है कंट्री है उसके पास डॉलर का रिजर्व बढ़ेगा, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें सुधार होगा, एंड हमारे पास जो रुपया है वो मजबूत होगा, हमारी कंट्री की पोजीशन मजबूत होगी। तो हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसलिए एक्सपोर्टर को फाइनेंस मतलब लोन एक तरीके से वो सुविधा दी हुई है। उसमें क्या होता है, दो टाइप का होता है, प्री शिपमेंट मतलब जो कि शिपमेंट से पहले, और पोस्ट शिपमेंट जो शिपमेंट के बाद दिया जाता है। जो प्री शिपमेंट फाइनेंस होता है या प्री शिपमेंट लोन होता है, वो बेसिकली क्या है कि उसको पीसीएल भी बोलते हैं, प्री शिपमेंट लोन, और एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट भी बोलते हैं, ईपीसी। तो एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म भी कहीं लिखी आ सकते हैं, पीसीएल और ईपीसी, या जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तब भी, जब हम लोग इसके क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, तब आप पीसीएल या ईपीसी लिखा है मतलब दे आर प्री शिपमेंट। ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब गया एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट का मतलब जो आप मटेरियल पैक कर रहे हैं उसके लिए क्रेडिट। एक्सपोर्ट का जो मटेरियल पैक का मतलब कि आपको एक्सपोर्ट का मटेरियल बनाना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है, प्रोक्योर करना है, उसका रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, कोई मशीनरी प्रोक्योर करनी है। क्योंकि आपने मान लो कि एक्सपोर्ट करोगे तो उससे पहले भी तो आपको लोन चाहिए हो सकता है ना, कि तो प्रोक्योरिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मींट फॉर एक्सपोर्ट के लिए आपको प्री शिपमेंट क्रेडिट या एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट बोलते हैं। और जो ये जो प्री शिपमेंट क्रेडिट होती है या पीसीएल होता है, ये वर्किंग कैपिटल होता है। बेसिकली ये एक वर्किंग कैपिटल एडवांस है, मतलब आपको थोड़ा बहुत जो पैसे चाहिए ताकि आप रॉ मटेरियल खरीद सको, प्रोसेस कर सको, या रॉ मटेरियल के लिए उन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ों की ज़रूरत हो उसके हिसाब से मिलता है ये। इसमें जो एक पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं पीएसईएफ, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस। तो इसको पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट भी बोलते हैं। और इसके 2-3 फॉर्म ऐसे भी आ जाता है, एफबीपी, एफबीबी, एफबीएन और एफबीटी। तो इसका मतलब है फॉरेन बिल्स, मतलब जो एक्सपोर्ट बिल्स हैं उनको बैंक परचेज उनके बेस पे देता है। इसको हम थोड़ा और आगे देखेंगे, पर अभी हम जो ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, फॉरेन बिल्स परचेज, नेगोशिएटेड और डिस्काउंटेड। तो कई बार आपके पास शॉर्ट फॉर्म आ जाए, मान लो कि ईपीसी, तो आप बोल सकते हो कि एक्सपोर्ट पैकिंग ऑर्डर। पीसीएल का मतलब क्या हो गया, प्री शिपमेंट। प्री शिपमेंट जो फाइनेंस है या लोन है वो बोल सकते हैं। और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस को पीएसईएफ बोलेंगे। और जो पीसीएल है, जो पीसीएल है वो है पैकिंग क्रेडिट लोन है। पीसीएल को क्या, ये जो पीसीएल है इसका मतलब भी क्या है, पैकिंग क्रेडिट लोन या एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। तो जब भी पैकिंग वर्ड आ रहा है दैट मीन्स प्री शिपमेंट। पीसीएल का मतलब पैकिंग क्रेडिट लोन या ईपीसी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, मतलब आपको सामान पैक करने तक की पोजीशन में आ जाए। तो ये कब मिलेगा, जब आप बैंक ये इंश्योर हो जाएगा कि भाई आपके पास एक फर्म ऑर्डर है, जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट 1 में समझाया था कि आपके पास फर्म ऑर्डर है, तभी मिलेगा। अगेंस्ट फर्म ऑर्डर या जो एलसी अगर मिली हुई है आपको, एक्सपोर्ट एलसी मिली हुई है, वहां से जो भी बायर है उसने आपको एक एलसी दे दिया है, तो उस केस में बैंक देगा ये। जो पीसीएल है वो 180 डेज के लिए मिलता है, उसको 360 डेज तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। और जो ये आईएनआर में भी मिलता है और फॉरेन करेंसी में भी मिलता है। जब ये जो पीसीएल मिलता है वो एफओबी वैल्यू, गुड्स की जो भी एफओबी वैल्यू है, या एलसी में जो वैल्यू है, या डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ गुड्स है, जो इन सब में से जो मिनिमम है उसी पे मिलेगा।
और उसमें से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी घटाएगा। बैंक अपना मार्जिन भी जो भी करेगा वो कम करेगा, उतने में से ही उसी वैल्यू पे मिलता है। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो पीसीएल है मतलब पैकिंग क्रेडिट लोड या एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट है, वो एफओबी वैल्यू या जो गुड्स की जो एफओबी वैल्यू है, एफओबी वैल्यू क्या होती है आप इसको समझ सकते हैं कि फ्री ऑन बोर्ड जो वैल्यू है वो, या एलसी में जो गुड्स की जो वैल्यू है, या एलसी जितने रुपए की बनी हुई है, या डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब हम लोग इंडिया में ही अगर उन वैल्यू की गुड्स की वैल्यू को असेस करें, इन तीनों में से जो लोएस्ट है उसी पे आपको क्या मिलेगा, पीसीएल मिलेगा। एंड जो उसमें से मार्जिन माइनस करना पड़ेगा। जब अगर आप इंडिया में दे रहे हैं, ये जो आईएनआर में दे रहे हैं, तो एमसीएलआर पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड होगी, और अगर मान लो कि उसमें दे रहे हैं तो लीबर पे ये बेस्ड होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने एक बार एक बैंक से पीसीएल ले लिया तो उस बैंक का काम ये होता है कि उस बैंक की जो एलसी है, डॉक्यूमेंट्स है, उनके पीछे लिख देता है वो कि पीसीएल टेकन। इसका मतलब हो गया कि एक बार आपने किसी बैंक से पीसीएल ले लिया तो सेम ऑर्डर या सेम एलसी पे आप दूसरे बैंक से पीसीएल नहीं ले सकते। एक बार आपने ले लिया तो दूसरे बैंक से आप पीसीएल नहीं ले सकते। क्लियर है ये कंसेप्ट? अब हम इसमें आगे एक और पार्ट देते हैं। जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट होता है वो क्या होता है, बेसिकली एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल। जो भी आपको रिसीव होगा उसके अगेंस्ट वो एडवांस ले रहा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इसके हमने 2-3 टाइप देखे थे, वो थे फॉरेन बिल्स, नेगोशिएटेड, डिस्काउंटेड और परचेज। फॉरेन बिल नेगोशिएटेड, डिस्काउंटेड और परचेज। तो एफबीएन, एफबीडी, एफबीपी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि जो इसका पीरियड ऑफ फाइनेंस है, ये कितने पीरियड के लिए फाइनेंस होगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। क्योंकि उस पीरियड, जो पीरियड ऑफ फाइनेंस है, उसी के लिए कंसेशनल रेट ऑफ, क्योंकि ये जो क्रेडिट्स मिल रहे हैं, लोन मिल रहे हैं, प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट, इनमें क्या होती है, कंसेशनल रेट लगती है इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट कम लगता है, तो ऐसा नहीं है आपको इनफाइनाइट टाइम तक जो एक्सपोर्टर है वो उनको होल्ड कर सकता है, एक्सपोर्ट बिल को उसको रियलाइज करवाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि पीरियड होता है अलाउड, पीरियड ऑफ फाइनेंस, और वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो क्या होता है कि जो एक होता है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, इज द एप्लीकेबल फॉर ऑल एक्सपोर्ट बिल्स फॉर कैलकुलेटिंग ड्यू डेट और नोशनल ड्यू डेट। ये जो ड्यू डेट है कि भाई कब तक आपको बिल को रियलाइज कराना है, वो उसको वो उसको बोलते हैं नोशनल ड्यू डेट। इसमें इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि नोशनल ड्यू डेट बराबर होती है ट्रांजिट पीरियड, जो भी आप, या इसको आप बोल सकते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, प्लस यूजेंस पीरियड, प्लस ग्रेस पीरियड, कोई भी अगर एक्स्ट्रा हो। इसको आप समझ सकते हैं कि इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे आगे वाले पार्ट, आगे वाली स्लाइड में। ये जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता है, नॉर्मल ट्रांजिट में 25 दिन आपको टाइम दे रहे हैं, 25 दिन टाइम दे रहे हैं। ये क्या होता है, 25 डेज होता है फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल्स के लिए, जो अभी वर्तमान में है, जो करंट में गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग ये 25 डेज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपने एक्सपोर्ट बिल्स है तो उसमें 25 डेज का तो ये टाइम होता है। उसमें आपको अगर बिल, अगर यूसेंस वाला बिल है तो उसके इसमें वो यूसेंस बिल, यूसेंस टाइम भी जोड़ना है। उसके बाद ग्रेस पीरियड टाइम भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। अगर बैंक अगर ग्रेस पीरियड दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो क्या होगा, उसके हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, नोशनल ड्यू डेट निकाल सकते हो कि बिल की क्या होगा कि बिल उस टाइम तक ड्यू डेट है, उसके बाद बिल क्या माना जाएगा, ओवर ड्यू माना जाएगा। समझिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लो साइट बिल है या डिमांड बिल है और बैंक को सबमिट हुआ है 1 जनवरी 2017, इसका मतलब साइट बिल का मतलब क्या होगा कि यूसेंस पीरियड क्या है, 0। तो 1 जनवरी को सबमिट हुआ है तो नोशनल ड्यू डेट क्या हो जाएगी, ट्रांजिट पीरियड तो हो जाएगा 25 डेज, प्लस यूसेंस पीरियड है 0, कोई यूसेंस पीरियड नहीं है, ग्रेस पीरियड भी अपन 0 मान रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो नोशनल ड्यू डेट क्या हो जाएगी बिल की, 25 जुलाई 2017। केवल 25 डेज ही उसमें मिलेंगे। अगर मान लो कि 90 डेज यूसेंस बिल सबमिट किया जाता तो उसमें क्या होता, 25 प्लस 90 डेज जोड़ते 1 जुलाई में, तो ये क्या हो जाता 23 अक्टूबर 2017, मतलब 3 मंथ्स एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जो बिल्स हैं उनकी जो ड्यू डेट निकालते हैं उसको नोशनल ड्यू डेट भी बोलते हैं, उसका नाम है एनडीडी, जो हमने यहाँ देखा। जो उसमें क्या होता है कि जो भी बिल का, अगर मान लो एक यूसेंस पीरियड जोड़ना है, अगर है तो ग्रेस पीरियड अगर बैंक देना चाहता तो वो, प्लस एक नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, भाई इतना टाइम देना है बिल को, जो हैंडलिंग वेंडलिंग सब में।
तो उन सभी को जोड़ना है। तो वो 25 डेज का टाइम होता है जनरली, अभी फॉरेन करेंसी के जितने भी एक्सपोर्ट बिल है वो 25 प्लस अगर मान लो यूसेंस 90 डेज, उतना ड्यू डेट हो जाएगी। तो बिल की ड्यू डेट निकालने के लिए ये यूज करते हैं। तो पीरियड ऑफ फाइनेंस उस पीरियड तक रहता है, उसके बाद बिल, क्योंकि जो फाइनेंस मिल रहा है वो किसकी मिल रहा है, एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट ही मिल रहा है। तो वो जो ड्यू डेट है वो निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मान लो कि ऐसा हो कि जो फिक्स्ड ड्यू डेट वाले एक्सपोर्ट बिल हो, उस केस में ये नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो क्या होता है कि जो ड्यू डेट ऑलरेडी दी जाती है कि भाई आपको जो डेट ऑफ शिपमेंट है या डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है या चाहे डेट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग है, उससे लिंक्ड रहता है कि फिर उससे मान लो 50 दिन देना है तो वो देता है, फिर ट्रांजिट पीरियड उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में इसके बेस पे केस स्टडी आती है जिसको हम आगे लेंगे। थैंक यू वेरी मच।